हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में। आज के सेशन में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह सिलेक्टेड प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट से लिया गया है ना। और ये झारखंड सीजीएल झारखंड सचिवालय के प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। घरों में व्यय होने वाली जो विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं जो यूनिट विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो किलोवाट आवर भी होता है ना। तो ऊर्जा का होती है, तो ऊर्जा जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो इसका बिल्कुल बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है ना, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका संहीता केंद्र वस्तु से बाहर होता है ना। तो देखिएगा, जो रिंग है, वलय है का द्रव्यमान केंद्र वलय के जो केंद्र बिंदु पर स्थित होगा ना, अतः इसका द्रव्यमान केंद्र वलय के अंदर न होगा, बिल्कुल बाहर होगा, है ना। तो जो रिंग वलय है इसका केंद्र बाहर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिंग यानी वलय, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दो द्रवों एक समांगी मिश्रण है और इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो दो द्रव एक समांगी मिश्रण है, तो इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो दो या अधिक द्रवों को समांगी मिश्रण को आसवन विधि है ना, जिसके माध्यम से आसवन विधि के माध्यम से इसको पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो आसवन विधि जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ना। तो इनमें से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिएगा, ध्वनि तरंग है ना, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। और इन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल होती है। और अन्य सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो अन्य सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसमें पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आपका देखने को मिलेगा ध्वनि तरंग, जो कि ये ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगें 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है। तो ये जो दर्शाती है प्रकाश के व्यक्तीकरण, समान आवृत्ति के दो या दो से अधिक कला संबंध प्रकाश तरंग संचरण करती है ना। तो व्यक्तीकरण के कारण, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी। नेक्स्ट प्रश्न है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका होता है सूत्र, और यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। और इसका उपयोग यूज है ना पेयजल में शुद्धिकरण, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, मीथेन आदि को ऑक्सीकृत करने के दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये एक ऑक्सीकारक है ना। तो ऑक्सीकारक है, जो कि ऑक्सीकारक नहीं बल्कि यह एक अपने आप में ऑक्सीकारक के ही जो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग होता है, तो इस शुद्ध करने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 60। नेक्स्ट प्रश्न है 7। ऐसे तो हम लोग 1 से देख रहे हैं ना, तो ये साइंस का प्रश्न है, जो कि 77 देख लीजिए। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है ना। जिसका किसका गलनांक न्यूनतम है, तो दिए गए विकल्प में देखिएगा ना, तो सीजियम का गलनांक न्यूनतम होता है, क्योंकि यह प्रथम वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध दुर्बल हो जाता है ना। इसका गलनांक व अथनांक के मान कम होते जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सीजियम, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो निश्चित रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, है ना। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है, और इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करके लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है। निम्नलिखित तो वस्त्र के देशों को उनके रासायनिक प्रकृति का साथ सुमिलित करना है ना। तो इसमें सुमिलित करना है, तो देखना है, जैसे देखिएगा रेशम है, तो रेशम आपको देखिएगा मिलेगा प्रोटीन से, है ना। टेरिकोटा टेरीलोन आपको देखने को मिलेगा पोलिस्टर में। इसके बाद नायलॉन है, जो कि पोलियमाइड है, तो नायलॉन पोलियमाइड हो जाएगा। नायलॉन पोलियमाइड होगा 1 का 3।
तो ए का 3 देखिए कहाँ पे है, ए का 3, ए का 3 नहीं, यानी ये जो ए है वो सी में, नाइलोन यानी सी का ए में आ जाएगा। तो सी का ए में आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। और सूती आ जाता है क्या जी बताइए, सूती हो जाता है आपका सेलुलोज। तो डी का 2 यानी डी का 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे रेशम है तो रेशम आपका आ जाएगा कहाँ पे बताइए, प्रोटीन। इसके बाद टेलिलोन ये आपको मिलेगा पॉलिस्टर में। इसके बाद नाइलोन आ जाएगा आपका कहाँ पे, पोलियोमाइड में। और सूती हो जाएगा सेलुलोज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। तो डीएनए के उप इकाइयों को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो जीव द्रव कला में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव कला में फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी संरचना होती है ना, तो इसमें नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिएगा जो का फलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि आदि स्त्री जनन का तंत्र का भाग है। लेकिन आपका जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो सी है मूत्र मार्ग, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक बीमारी एक हमारी अपनी त्वचा का संश्लेषण होती है। तो आप सभी जानते हैं जो आपका विटामिन डी है ना, विटामिन डी वो मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। और विटामिन के और डी है इसके अपवाद है। त्वचा का संश्लेषण रहने वाले जो विटामिन डी की कमी से रिकेटिस रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो किसका बचाव के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये दिया जाता है रोहिणी, है ना, रोहिणी हो गया, कुकुर खांसी हो गया, टिटनस से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित बीमारियों को कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है। तो वेक्टर जनित बीमारी इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा नींद रोग, मलेरिया, लसिका, है ना, रिएक्टर वेली, पीत ज्वर, जवा। तो ये सभी आपका वेक्टर जनित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा उत्पन्न क्षति करती है। तो ऑप्शन नंबर वाष्पोत्सर्जन, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी। नेक्स्ट प्रश्न है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। तो किस यौगिक के कारण ये होती है दुर्गंध स्मेल। तो जो मृत मछली होती है निकलने वाली जो दुर्गंध अमीनो यौगिक के कारण होती है। और इसे ऐसा जो होता है उसे ट्राई मेथिलीन के कारण होता है ना। तो अमीनो यौगिक यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ये ट्रैक किया जा सकता है किससे बताइए, कृत्रिम उपग्रह। ऑप्शन नंबर कृत्रिम उपग्रह जो है और पृथ्वी के सुस्पष्टता को डॉपलर ट्रिक किया जाता है और इसमें डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नेवल और स्टेशन गुरुड़ कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है वह है आपका कोचीन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो एक फंक्शन को अंदर फंक्शन को कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 20 प्रश्न देखें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह साइंस से रिलेटेड था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।